Good morning, students. Welcome to your accountancy lecture. Today we are going to do illustration 3. Show an accounting equation on the basis of the following transaction. D. Mahapatra commenced business with cash. रजे अकाउंटिंग इक्वेशन आपने बनानी है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए what you have to do? You have to follow a format. Accounting, you have to write here accounting equation. Clear? After that you will just make यहाँ पे आपके पास एक ट्रांजैक्शन का कॉलम होगा दैट आई एम गोइंग टू स्किप. आई विल जस्ट टेल यू दैट व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज. आई एम गोइंग टू मिस दिस बट यू आर नॉट सपोज टू मिस ट्रांजैक्शन कॉलम. क्लियर? यू हैव टू राइट द ट्रांजैक्शन साइड बाय साइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास एसेट्स हैं, तो आपके अकॉर्डिंग एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू दी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. Clear? Assets must be equal to capital plus liabilities. Now let's start. What they are saying that D. Mahapatra commenced business with cash rupees 60,000. उसने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से? कैश से 60,000. गुड्स मीन्स स्टॉक. स्टॉक से 1,50,000. इट मीन्स उसके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था जो उसने बिजनेस में लगा दिया, तो दैट विल ऑल्सो बिकम योर एसेट. ठीक है. मशीनरी विद रुपीज़ 1 लाख और फर्नीचर 50,000. ये सारी आपकी क्या बनती हैं? एसेट्स. मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा. जिस चीज़ से आपका बिज़नेस स्टार्ट होता है वो बिज़नेस, इसका मतलब ये है कि उस पर्सन ने, जैसे डी महापात्रा ने, वो सारी चीज़ें बिज़नेस में क्या की हैं? इन्वेस्ट की हैं. तो जब इन्वेस्ट की हैं तो वह बिज़नेस के लिए उसकी क्या बन गई? कैपिटल. बिकॉज दे हैव नो नीड टू गेट अनदर मशीनरी, दे हैव नो नीड टू बाय अनदर फर्नीचर ऑफ द सेम नेचर. ठीक है. तो दैट विल बिकम योर कैपिटल. बिकॉज इन टर्न ये उसको, डी महापात्रा को, हमें वापस करनी ही पड़नी है. तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, तो उसके लिए आपके पास अमाउंट क्या है? वो क्या क्या लेके आया है? फर्स्ट कैश लाया, और क्या है? स्टॉक है. देन व्हाट एल्स? स्टॉक के बाद आपके पास मशीनरी है बेटा. मशीनरी के बाद वो लाया फर्नीचर. क्लियर? और ये टोटल आपकी क्या बन गई है? कैपिटल. कैश वो कितने का लेके आया है? कैश ही ब्रिंग्स ऑफ 60,000. देन stock is of 1,50,000. आफ्टर दैट मशीनरी इज ऑफ 1 लाख और फर्नीचर आपके पास है कितना? 50,000 का. ये टोटल आपकी अमाउंट कैपिटल में बन जाएगी 3,60,000. क्लियर? ठीक. लाइबिलिटीज़ की साइड लें तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास अभी क्या हैं? निल हैं. क्लियर? तो हमारी यही स्टेटमेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी. क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी? सेम चीज़ें आप नीचे उतार लोगे. 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 और इधर 3,60,000. इज़ दैट क्लियर? Now let's see the second part. He said that 1/3 of the above goods. Goods कितनी है यहाँ पे देखो? That is 1,50,000. कि 1,50,000 का 1/3 उसने सेल कर दिया at a profit of 10% on cost. ठीक है, कि 10% ऑन कॉस्ट उसने सेल कर दिया. एंड हाफ ऑफ द पेमेंट टू बी रिसीव्ड इन कैश. ध्यान से सुनो. आपके पास गुड्स कितने की थी? गुड्स थी आपके पास 1,50,000 की. 1,50,000 की गुड्स थी. उसका 1/3 उसने सेल किया. 1/3 सेल किया तो इट मीन्स 3 5 15. इट मीन्स 50,000 आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया, क्योंकि इतने गुड्स तो आपके चले ही गए हैं. ठीक है. तो 50,000 आपका स्टॉक जो है वो डिक्लाइन हो गया. क्लियर? अब 50,000 के गुड्स जो थे वो उसने सेल कर दिए एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट. एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट. इट मीन्स 50,000 को उसने कितने में सेल कर दिया? 50,000 को 10% एक्स्ट्रा, इट मीन्स 5,000 हो गया. तो टोटल कितना बना? 55,000. 55,000 में उसने उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया. तो 55,000 इसकी क्या है? सेलिंग प्राइस है. इज़ दैट क्लियर? 50,000 का स्टॉक गया आपका. ठीक है. उसमें से
50,000 का जो आपका स्टॉक गया है उसमें से वो 50,000 का स्टॉक उसने 5,000 प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो ये जो 5,000 प्रॉफिट है ये कहाँ पे इफेक्ट करेगा? जो प्रॉफिट है वो हमारी कैपिटल को इफेक्ट करता है, तो 5,000 प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश, और ये जो 55,000 है इसकी हाफ पेमेंट उसने रिसीव की है कैश में। हाफ इन द सेंस 27,500 उसने कैश में रिसीव किया है और 27,500 उसका क्या है? क्रेडिट बेसिस पे है। इट मीन्स अगर उसने क्रेडिट पे सेल किए हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। इट मीन्स 27,500 आप कैश में ऐड कर लोगे और 27,500 से आपके क्या बन जाएंगे? डेटर्स बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? 50,000 का स्टॉक आपका माइनस हो जाएगा और 5,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे स्टॉक आपका था 50,000, 1/3 उसने सेल कर दिया, 50,000 स्टॉक आपका सेल हो गया, ठीक है। 10% प्रॉफिट पे किया तो इट मीन्स 5,000 से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। दूसरी बात ये, जब आपने सेल किया तो आपको सिर्फ हाफ कैश रिसीव हुआ है। द हाफ कैश यू हैव रिसीव्ड इज 27,500 और बाकी का जो हाफ है वो क्रेडिट पे सेल किया है। इट मीन्स उतने से आपके क्या बन गए? डेटर्स। तो एक तरफ आपने कैश रिसीव कर लिया है 27,500 का और दूसरी तरफ आपके डेटर्स, यानी कि यहाँ पे एक और एसेट आ गए, डेटर्स जो हैं वो क्रिएट हो गए 27,500 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अमाउंट जो है वो क्या बन जाएगी? यहाँ 60,000 प्लस 27,500 तो 87,500 प्लस 1,50,000 में से 50,000 माइनस किया 1 लाख प्लस 1 लाख ऐसे ही रहेगा प्लस 50,000 ये आपका फर्नीचर का था, सॉरी 50,000 और ये 27,500 आपके क्या हैं? डेटर्स हैं, ठीक है। और इधर कैपिटल कितनी बन गई आपकी? 3,65,000। क्लियर? और लायबिलिटी कोई भी नहीं, लायबिलिटी निल रही, ठीक बच्चे। आप देखोगे तो दोनों तरफ आपका बैलेंस जो है वो 3,65,000 रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन। बेटा यहाँ पे सेकंड को रॉन्ग किया हुआ है, वो आप इस तरीके से करो जो मैंने आपको बताया है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। नाउ मशीनरी कितने की थी? स्टार्टिंग में आपकी मशीनरी थी दैट वाज ऑफ 1 लाख। यहाँ पे मशीनरी हमें मिली थी कितने की? 1 लाख की। तो इट मीन्स 1 लाख के ऊपर आपके पास डेप्रिसिएशन दे रहा है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। मशीनरी थी 1 लाख की, 1 लाख के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिली कितनी? दैट इज 10,000। 10,000 जो आपकी डेप्रिसिएशन है उससे क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन मीन्स घिसावट, डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, ठीक है। तो एक तरफ से इसने क्या किया? मशीनरी की वैल्यू को 10,000 से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो रिडक्शन है ये कहाँ से जाएगी? पैसा कहाँ से निकलेगा? ये आपकी कैपिटल को रिड्यूस करेगा क्योंकि ये आपको दोबारा कुछ भी अर्न नहीं करवाएगा। क्लियर? तो इसलिए इससे एक तरफ आपकी मशीनरी रिड्यूस हो जाती है और दूसरी तरफ इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? कैपिटल के ऊपर, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, ठीक है राजे। तो यहाँ पे मशीनरी है आपकी, अब मेरे पास ये स्पेस नहीं है बेटा तो मैं यहीं पर आपको यहाँ शो कर रही हूँ कि यहाँ पर मेरी 10,000 की मशीनरी जो है वो डिडक्ट हो जाती है और इधर से 10,000 मेरी कैपिटल रिड्यूस हो गई। क्लियर? तो जब मैं इक्वेशन बनाऊंगी आई विल ट्राई कि मैं इसको इसी में कवर कर लूँ। 87,500, ठीक है, प्लस 1 लाख प्लस अब ये कितना रहेगी मशीनरी? 90,000 प्लस 50,000 और प्लस 27,500 और इधर से ये हमारे पास कितना आ गया? 10,000 रिड्यूस हो गया तो 3,55,000 एंड व्हेन यू टोटल दिस अमाउंट दिस विल बिकम इक्वल टू योर लायबिलिटी साइड। क्लियर? आफ्टर दैट इज फोर्थ equation you are going to frame. Cash withdrawn for personal use is 10,000. Cash withdrawn it means you has withdrawn the cash. आपने कैश विड्रॉ किया लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए, तो कैश तो रिड्यूस हुआ आपका, एक तरफ से कैश रिड्यूस हुआ आपका कितने का था?
दैट इज़ ऑफ 10,000, कैश रिड्यूस हो गया और उससे क्या हुआ, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेके गया, उसने उसको दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, तो इट मीन्स आपकी कैपिटल भी उतने से रिड्यूस हो गई है, कितने से, 10,000 से। क्लियर? तो दोनों तरफ आपकी अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। तो ये बना आपके पास 77,500 और प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 27,500 और ये हमारे पास 10,000 रिड्यूस होके आ गई 3,45,000। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड 5%। ड्राइंग्स कितनी थी, यही है ड्राइंग्स जो पर्सनल पर्पस के लिए हैं। पर्सनल पर्पस के लिए हमारे पास कितनी है, 10,000 के लिए उसने विड्रॉ किया था, तो ये हमारी ड्राइंग्स हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट देना है 5%। तो ड्राइंग्स अगर उसने पैसा बिजनेस से निकलवा के यूज़ किया है तो उसके ऊपर उसे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब वो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन वो है कौन, है तो बिजनेस का ऑनर ही ना। ठीक है, देगा कहाँ से, उस कैपिटल में से ही देगा। तो एक तरफ कैपिटल रिड्यूस हो जाती है और दूसरी तरफ से कैपिटल ही इंक्रीज हो जाती है। बात समझ आई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब कैश विड्रॉन कितना था पर्सनल पर्पस के लिए, 10,000। 10,000 के ऊपर 5% उसने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बन गया, 500। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये ऑनर जो है वो बिजनेस में से ही दे रहा है। ठीक है, पैसा कहाँ से लगाएगा, वो कहाँ से लेके आएगा पैसा, बिजनेस में से ही लाएगा। तो इट मीन्स कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। जब वो पैसा हमें देगा उस पैसे को हम एज ए कैपिटल ही यूज़ करेंगे तो इट मीन्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सेम जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में है उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में है, ये कैपिटल को ही इंक्रीज करता है, कैपिटल को ही डिक्रीज कर देता है। इज दैट क्लियर? तो 500 से इंक्रीज, 500 से डिक्रीज, इट मीन्स देयर इज़ नो चेंज। ठीक है बच्चे, तो ये सारी एज इट इज़ सेम आ जाएगी और इधर भी 3,45,000 रहेगा। लेट्स राइट 77,500 प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 27,500 और इधर से ये रिड्यूस हो गया तो यहाँ पे 3,45,000। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000 सोल्ड टू। रजे अब मैं आपको जो है कंसेप्ट क्लियर करूँगी, सिर्फ उसी को देख लेना आप। गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000 वर सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000। ठीक है, एंड रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम फॉर 3 months। कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹9,000। 9,000 के गुड्स थे, ठीक है, जो उसने सेल कर दिए, किसको, गुप्ता को। तो गुप्ता को सेल कर दिए तो कितने में सेल किए, 10,000 में। इट मीन्स 1,000 एक्स्ट्रा, ये क्या है आपका प्रॉफिट। इट मीन्स इससे क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 9,000 से आपके गुड्स जो हैं वो सेल हो गए तो इतने से आपका स्टॉक रिड्यूस हो गया, स्टॉक 9,000 से रिड्यूस हो गया और कैपिटल में 1,000 ऐड हो गया। एंड रिसीव द बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम, और जो उसने 10,000 पे सेल किया है उस 10,000 की अमाउंट उसने कैश में रिसीव नहीं की, उसने क्या रिसीव किया, एक बिल्स रिसीवेबल रिसीव कर दिया। तो इट मीन्स ये मेरे क्या बन गए, डेटर बन गए। एक तरफ मैं स्टॉक रिड्यूस करूँगी, मेरा स्टॉक था 1,50,000 वाला। ठीक है, ये मेरा स्टॉक था, इससे मैंने 9,000 रिड्यूस कर दिया, कैपिटल में मेरा 1,000 ऐड हो गया और इधर से मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल आया ऑफ 10,000 का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। अब गुप्ता से कैश रिसीव हो गया। ये जो हमने एक बिल ड्रॉ किया था, उसने एक बिल ड्रॉ किया था ना, ये 10,000 का हमारा, इस लास्ट सिचुएशन में हमने इसको अपनी एसेट बना लिया था। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इस बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट उसने कैश रिसीव कर लिया। इट मीन्स इससे आपका कैश इंक्रीज हो गया, आप इसको कैश में ऐड कर लोगे और उतने से आपके डेटर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। मतलब अब उन्होंने आपको कोई पैसा नहीं देना क्योंकि उन्होंने कैश दे दिया, तो बिल्स रिसीवेबल उतने से 10,000 रिड्यूस हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? एक तरफ इधर कैश ऐड हो जाएगा 10,000 और दूसरी तरफ ये जो बिल्स रिसीवेबल आपने किए हैं उनको आप रिड्यूस कर दोगे विद 10,000। इज़ दैट क्लियर?
This was the illustration 3. Rajay, do it according to the concept that I have told you. यहाँ पे जो second वाली है that is wrongly done. So do consider the things very carefully what I am teaching you. Clear? Now follow up 3 you have to do yourself. Let's start with the illustration 4. Illustration 4. Clear? नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करनी है, बैलेंस शीट बनानी है एट द एंड, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी. पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करते हैं. हिमांशु कमेंस्ड बिजनेस विद ₹80,000 एंड स्टॉक. इट मीन्स उससे उसका कैश और स्टॉक से क्या बना, कैपिटल इंक्रीज हो गई. तो हम लोग एसेट साइड पे क्या लिखेंगे, कैश प्लस स्टॉक एंड इट विल मेक अवर कैपिटल. क्लियर? ऊपर आप लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन. कैश कितने का था, दैट इज़ ऑफ 80,000 और स्टॉक कितने का है, दैट इज़ ऑफ 70,000. तो ये टोटल हमारा कितना बना, 1,50,000. क्लियर? और लाइबिलिटीज़ हमारी क्या हैं, नील. क्लियर? आफ्टर दैट नाउ ही इज सेइंग दैट परचेज गुड्स फॉर कैश ₹35,000 कि उसने गुड्स परचेज किए हैं. जब उसने गुड्स परचेज किए हैं तो उसके पास क्या आया, स्टॉक आया. ठीक है, तो इट मीन स्टॉक इंक्रीज हो गया. उस स्टॉक को खरीदने में उसने कैश की पेमेंट की 35,000. इट मीन्स एक तरफ से आपके पास से कैश चला गया तो 35,000 यहाँ पे रिड्यूस हो गया और दूसरी तरफ स्टॉक आ गया. स्टॉक आ गया तो स्टॉक इंक्रीज हो गया 35,000 से. तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट क्या बनती है, इक्वेशन 45,000 और ये 1,05,000. इज दैट क्लियर? और इधर ये 1,50,000 रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹16,000 फॉर 20,000. अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा कि 16,000 के गुड्स थे वो उसने सेल कर दिए. गुड्स सेल कर दिए, इतने के गुड्स थे तो इट मीन्स इतने से स्टॉक डिक्रीज हो गया. ठीक है, कितने में सेल किए उसने, 20,000 में. तो 20,000 जो है उसने कुछ नहीं बताया, क्रेडिट पे हैं, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये उसने कैश में रिसीव किए हैं. तो इतने से आपकी कैश इंक्रीज हो गई. ठीक है बेटे. और अब आपने एनालाइज करना है कि ये प्रॉफिट पे है कि सेल लॉस पे है. 16,000 की चीज़ आपने 20,000 में बेच दी तो यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 4,000. तो प्रॉफिट का क्या इफेक्ट होता है, प्रॉफिट कैपिटल पे इफेक्ट करता है. प्रॉफिट या लॉस से आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है. अब यहाँ पे 3 इफेक्ट्स जाएंगे. एक तो आपका स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा 16,000 से, ऊपर से 20,000 कैश इंक्रीज हो जाएगा और 4,000 का प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा. तो मैं क्या करूं, कैपिटल में 4,000 का प्रॉफिट ऐड कर दूं. इट विल बिकम 1,54,000. ठीक है. आफ्टर दैट हेयर वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे आपका स्टॉक ये है, स्टॉक डिक्रीज हुआ. 16,000 के गुड्स बेचे आपने, 16,000 आपने रिड्यूस कर दिया. कैश आपका 20,000 इंक्रीज हो गया है तो आप यहाँ पे 20,000 ऐड कर दोगे. ठीक है. इट विल बिकम 65,000 और ये आपका 1,05,000 में से आप 16,000 माइनस कर दोगे. 1,05,000 में से आप जब 16,000 माइनस करोगे तो यू विल गेट 89,000. क्लियर? ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई. उसके बाद है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कि आपने गुड्स परचेज किए हैं लेकिन क्रेडिट पे. इट मीन्स इसका कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ. गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स आ रहे हैं, आपका स्टॉक बढ़ गया है. ठीक है, तो स्टॉक हम 25,000 से इंक्रीज कर देंगे, लेकिन उससे हमारे क्या इंक्रीज हुए हैं, क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने उनको अभी पैसे देने हैं. तो मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ गई 25,000 से. तो एक तरफ मैंने स्टॉक इंक्रीज कर दिया 25,000 से, एक तरफ मेरी लाइबिलिटीज़ यानी कि हमारी क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं 25,000 से. इज़ दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पे एक नई इक्वेशन बना लूँगी. दैट विल बिकम 65,000 प्लस 89,000 में मैं जब 25,000 प्लस करूँगी तो मेरे पास आएगा 1,14,000. ठीक है, इधर यही रहेगा, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ था और यहाँ पे 25,000 आपके इंक्रीज हो गए. नेक्स्ट हम करेंगे, 5th पॉइंट है इसका, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹28,000 फॉर 24,000 ऑन क्रेडिट. अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो. 28,000 की चीज़ आपने 24,000 में क्रेडिट पे सेल की है.
देखो राजे, 28,000 की चीज़ आपने 24,000 में सेल कर दी, तो इट मीन्स सोल्ड गुड्स हैं, तो इसका मतलब इतने से आपका स्टॉक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आपने 24,000 में सेल करी है, तो कैसे करी है, अब ऑन क्रेडिट करी है, ठीक है, तो इट मीन्स इससे आपके क्या हो गए हैं, डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक, कि वो आपको पैसे देंगे अब, ठीक है। और कितने में किया आपने, 24,000 में, तो इट मीन्स 4,000 आपका क्या हो गया, लॉस। लॉस से क्या होगा, कैपिटल के ऊपर इफेक्ट होगा, कैपिटल डिडक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 4,000 से कैपिटल रिड्यूस कर दूंगी, ठीक है। 28,000 से मेरा स्टॉक डिक्रीज हुआ था, तो मैं यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू में 28,000 जो है वो डिक्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि मैंने सेल कर दिया है। और इसको 24,000 में किया है, तो मेरे डेटर्स, क्योंकि मैंने कैश में नहीं किया तो मेरे पास कैश नहीं आया, मैंने कैश को इफेक्ट नहीं किया, क्रेडिट पे किया था तो मेरे डेटर्स बन गए, तो इस तरह से मेरे डेटर्स बने 24,000। क्लियर। अब ये इक्वेशन दोबारा बनेगी कैसे, 65,000 प्लस, अब 1,14,000 में से 28,000 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 86,000 प्लस डेटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे 24,000। अब यहाँ पे ये मेरे पास आ गया 1,50,000 प्लस 25,000। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ₹9,000 गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इट मीन्स स्टॉक तो डिक्रीज हुआ ना, डिस्ट्रॉय हो गए तो स्टॉक डिक्रीज हो गया, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस वगैरह होती तो हम उसको कैश में यहाँ डेटर्स बना के रखते, लेकिन ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये जो 9,000 पूरा मेरा लॉस हुआ है, इससे किसके ऊपर इफेक्ट हुआ है, कैपिटल के ऊपर, मेरी कैपिटल उतने से रिड्यूस हो गई। तो 9,000 जो मेरा लॉस बाय फायर हुआ है वो मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, और अपना स्टॉक भी मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है, दैट इज़ 9,000। ठीक है बेटा। अब फिर एक स्टेटमेंट बनेगी, जब मैं स्टेटमेंट बनाऊंगी तो मेरे पास आएगा 65,000, ठीक है, प्लस 77,000, ठीक है, प्लस 24,000, इधर मैं 9,000 डिक्रीज़ करूँगी 1,50,000 में से, तो मेरे पास आएगा 1,41,000 प्लस 25,000। क्लियर। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय हिमांशु फॉर पर्सनल यूज़। अब ड्राइंग्स के लिए गुड्स विड्रॉ करी, पहले केस कौन सा था कि कैश विड्रॉ किया था तो कैश रिड्यूस होता था, अब गुड्स विड्रॉ करी हैं तो गुड्स रिड्यूस होगा, लेकिन इफेक्ट कैपिटल के ऊपर सेम रहेगा, कैपिटल की रिडक्शन होगी ही होगी ड्राइंग्स से। अगर कैश रिड्यूस होता है तो कैश रिड्यूस कर दो, स्टॉक निकाल रहा है, कोई स्टॉक यूज़ कर रहा है तो स्टॉक को डिक्रीज कर दो। यहाँ पे उसने स्टॉक निकाला है पर्सनल पर्पज़ के लिए, ठीक है, 4,000 का, तो मैं यहाँ पे स्टॉक जो है वो माइनस कर दूंगी 4,000 से। इज़ दैट क्लियर। और इधर से मेरी कैपिटल भी 4,000 से रिड्यूस हो जाएगी। आफ्टर दैट वी विल मेक द बैलेंस। यहाँ पे मेरे पास आएगा 65,000 प्लस 4,000 इसमें से माइनस किया तो मेरे पास आया 73,000, ठीक है, फिर 24,000, 73,000, 24,000, ये अमाउंट्स आप अपनी बुक में से देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी दिस थिंग। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई, सॉरी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, अब ये लास्ट इक्वेशन बन गई है सारी, ठीक है, यहाँ तक आ गए हैं। अब उसने बोला कि बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं क्या करूँ रजे, ये किसकी अमाउंट है आपको शुरू से पता चलेगा, ये कैश की अमाउंट थी, दूसरी वाली स्टॉक की है और लास्ट वाली डेटर्स की है, ये तीनों मेरे क्या हैं, एसेट्स हैं, तो मैं इसको एसेट साइड ले जाऊंगी। बैलेंस शीट बनती कैसे है, बैलेंस शीट बनती है एक तरफ लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, जो एसेट्स हैं वो इस साइड लिख के नेम, अमाउंट इधर डाल दो, जो लाइबिलिटीज़ हैं यानी कैपिटल और ये क्रेडिटर्स, ये दोनों इस साइड लिख के इनकी अमाउंट इधर डाल दो। आफ्टर दैट दीज बोथ साइड्स मस्ट बी मैच्ड। इस तरह से आपने बैलेंस शीट बनानी है। फॉलो अप 4 आप अपने आप करो एंड आफ्टर दैट 1 to 6 बैक क्वेश्चंस करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी साइड बाय साइड बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सॉल्विंग योर क्वेरीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो साइड बाय साइड रोज़ का काम करते जाओ, जहाँ जहाँ डाउट्स हैं वहीं वहीं क्लियर करते जाओ। ओके जी, थैंक यू।